हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोकोनट आईएएस एंड ये अपनी सीरीज है इकोनॉमी करंट अफेयर्स। इसमें हम द हिंदू में इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं उनको डिस्कस करते हैं। आज हम 3 आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड, सेकंड है हमारा सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट से रिलेटेड, थर्ड है एलआईसी से रिलेटेड। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एडीबी बैंक है, इन्होंने इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट फिनेंशियल ईयर 22 के लिए कम करके 10% कर दी है ना। तो इन्होंने जो इंडिया की जो ग्रोथ फोरकास्ट थी 10% की अभी, तो उसका रीज़न यही है कि जो भी स्टेट, हर एक स्टेट ने अपने अपने लोकलाइज दो लॉकडाउन्स लगे हुए थे कोविड की सेकेंड वेव, इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ एक तरह से रुक गई थी, बिल्कुल ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी। दूसरा इन्फ्लेशन हाई है फूड का, फ्यूल का, तो इस वजह से और जो भी ये लॉकडाउन के टाइम पे इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस थे, इस वजह से इन्होंने अपनी जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसको 10% कर दिया एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। तो हम ये देख लेते हैं जो एडीबी बैंक है ये है क्या, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एडीबी बैंक, तो एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये रीजनल डेवलपमेंट बैंक है एशिया और जो पैसिफिक रीजन इसके लिए, है ना। और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1966 में इस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर है मनीला में, फिलीपींस की जो कैपिटल है मनीला, मनीला में हेडक्वार्टर है। और इसमें मेंबर्स कितने हैं? 68 मेंबर्स हैं, है ना। तो 68 मेंबर्स हैं, बट ऐसा नहीं है कि सारे मेंबर्स एशिया से हैं। हम सोचें कि कभी ऑप्शन में आ जाए कि क्या एशियन डेवलपमेंट बैंक में सारे ही मेंबर्स एशिया से हैं, तो नहीं। मतलब एशिया से भी हैं बट अदर मेंबर्स भी हैं अदर पार्ट्स ऑफ द ग्लोब से, जैसे यूएस से भी है। और ऐसा भी नहीं कि सारे डेवलपिंग कंट्रीज ही हैं, तो जैसे यूएसए इसमें इंक्लूड है तो डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं, तो डेवलपिंग भी हैं, डेवलप्ड भी हैं, एशिया है और अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड भी है। तो हैं कितने? 68 टोटल हैं, जिसमें 49 तो हैं एशिया से, प्लस 19 है अदर पार्ट्स ऑफ द ग्लोब से। एंड इंडिया क्या है? इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट शेयर होल्डर है ना। शेयर होल्डर की बात की जाए तो फर्स्ट और सेकंड, मतलब फर्स्ट पे दो हैं, इनका इक्वल है, यूएसए और जापान का, एंड देन चाइना है, एंड देन फोर्थ कंट्री, अगर फोर्थ कंट्री देखें तो फोर्थ पे है अपना इंडिया, लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, 6.3% हमारा वोटिंग राइट है इसमें, शेयर है अपना। एंड एशियन डेवलपमेंट फंड भी स्टेब्लिश किया हुआ है इसी बैंक के अंदर, एशियन डेवलपमेंट फंड। इसमें कंसेशनल फंडिंग मिलती है ना, मतलब कम रेट पे लोन मिल जाता है, बहुत ही कम रेट पे लोन मिलता है। तो इंडिया में भी काफ़ी सारा, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं हमारे जिनमें एशियन डेवलपमेंट बैंक से हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट लिया है, इन्वेस्टमेंट किया है कई सारे प्रोजेक्ट्स में। एंड ये रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, देखा इस एशिया और पैसिफिक रीजन, ये आसपास के एरिया के लिए। और इनका यही पर्पज़ है, रिड्यूस करना, पॉवर्टी को कम करना, लोगों के लिए जो लाइफ है उनको अच्छा बनाना। और एडीबी जो है ये यूएन ऑब्जर्वर भी है ना, ये भी याद रख लें कि यूएन का ऑब्जर्वर है। तो हमने ऑलमोस्ट देख लिया एशियन डेवलपमेंट 1966 मनीला, जो फिलीपींस की कभी वहाँ पे हेडक्वार्टर है, 68 मेंबर्स हैं, 49 प्लस 19, और इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट शेयर होल्डर आफ्टर यूएसए, जापान, चाइना, और यूएन का ऑब्जर्वर है। एंड ये दो रिपोर्ट्स भी निकालता है, देख लेते हैं इसमें। मैंने ये ऐसे शॉर्ट में भी बना दिया था स्लाइड सबका इकट्ठा करके। तो इसमें रिपोर्ट्स दो रिलीज करता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, वो कौन कौन सी हैं? ये है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, है ना, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिलीज करता है। और सेकंड है एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रिपोर्ट, एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रिपोर्ट है, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक है, दोनों रिपोर्ट रिलीज करता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो 1966 में बना था। नेक्स्ट न्यूज है अपनी, फिनेंस मिनिस्ट्री ने अभी 6 पार्लियामेंट्री अप्रूवल फॉर फ्रेश ग्रोस एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑफ 1.87 लाख करोड़। तो जो फिनेंस मिनिस्ट्री है, अभी हमें पता है सेशन शुरू होगा, हमारा मानसून सेशन चल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी आप कोई एक्स्ट्रा, मतलब पैसे की, मतलब आपने किसी भी सर्विस के लिए, कोई पर्टिकुलर सर्विस थी, उसके लिए आपने मतलब जो खर्च किया है वो खर्च एक्स्ट्रा हो गया है, ज़्यादा खर्च हो गया है, तो उसको पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। मतलब इसी से रिलेटेड है ये, कि पार्लियामेंट को अभी उसके लिए अप्रूव करवाना पड़ेगा, मतलब सॉरी, फिनेंस मिनिस्ट्री को अभी अप्रूव करवाना पड़ेगा, पार्लियामेंट का जो सेशन चल रहा है इसमें। तो कितना अप्रूव करवा रहे हैं? ये करवा रहे हैं एडिशनल, जो करवा रहे हो 1.87 लाख करोड़, है ना, जो सप्लीमेंट्री डिमांड के थ्रू करवाएंगे। एंड इसका यही है कि 1.5 लाख करोड़ जो था वो जीएसटी ड्यूज देने थे जो स्टेट्स को, जीएसटी ड्यूज टू स्टेट्स, उसमें चला गया। बाकी 17,000 इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को दिया, और 17,050 ये कंपनसेट किया बैंक्स को मतलब जो इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह था बैंक्स का, क्योंकि अभी एक दो स्कीम चलाई थी ना गवर्नमेंट ने, जिसमें हमें लोगों को इंटरेस्ट कम पे करना पड़ रहा था, या माफ टाइप का कुछ किया था इस वजह से। तो बैंक्स का कुछ ड्यूज था, हेल्थ मिनिस्ट्री को दिया था, और ये जीएसटी ड्यूज जो स्टेट्स को दिए जा रहे हैं ना, तो वो स्टेट्स को दिए थे। तो इस वजह से इनका टोटल 1.87 लाख करोड़ हुआ था। मतलब हमें अमाउंट का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, हमें इस क्वेश्चन में देखना है सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट क्या है। और वैसे तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन ये इकोनॉमी में एज ए न्यूज़ आया हुआ था, तो मैंने सोचा इसको भी कवर कर लेते हैं।
है ना। तो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट होती क्या है, when amount authorized by parliament for a particular service is found insufficient for that year, है ना। मतलब हमें क्या होता है, जैसे ही बजट आता है अपना, तो बजट में अप्रूव किया जाता है हर एक सर्विस के लिए, कोई भी मतलब किसी भी काम के लिए अप्रूव होता है, वहाँ की जो अप्रोप्रिएशन बिल होता है उसके थ्रू अपना अप्रूव हो जाता है, पैसा अप्रूव हो जाता है। बट कोई पर्टिकुलर सर्विस है उस इस ईयर में, मतलब उसमें पैसा कम रह गया है, जो जो फंड था उसके लिए दिया था वो इनसफिशिएंट था, तो उसके लिए हमने मतलब गवर्नमेंट को फिर दोबारा जैसे अब सेशन स्टार्ट हुआ तो इसमें अप्रूव करवाना पड़ता है उसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए जो इनसफिशिएंट रह गया था, कि दैट मतलब इतना अमाउंट हमें इस पर्टिकुलर ईयर में और एडिशनल चाहिए, लाइक ये सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट है ना। तो इसके लिए हमें अप्रूव करवाना पड़ता है जो भी अमाउंट है, कि ये मतलब पर्टिकुलर ही सर्विस के लिए होता है, जो फंड इनसफिशिएंट रह गया उसको अप्रूव करवाना है, तो अभी ऑथराइज रहेगी पार्लियामेंट, फिर हमें सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर, मतलब इसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री जो पैसा मिल जाएगा, दैट इज सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट। ओके, अगला है अपना एल। तो एल का न्यूज़ क्या है कि एल ने अभी एक ये इंश्योरेंस प्लान लेकर आए हैं आरोग्य रक्षक के नाम से, जो रेगुलर प्रीमियम इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होगा, है ना। तो ये मतलब हमें इस आरोग्य रक्षक से इतना कुछ नहीं है, एल वगैरह GIC वगैरह ये प्लान तो लेकर आते रहते हैं, हमें देखना है एल इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो एल क्या है, ये 1956 में बना था, है ना, और एल एक्ट के थ्रू ही बना है। एल जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है 1956, और 1952 में 56 में सॉरी 1956 में एल एक्ट के थ्रू बना है, और ये 100% गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी है अभी। बट इसका एल का IPO आने वाला है, मतलब बहुत टाइम से भी बात चल रही है, क्योंकि डाइवेस्टमेंट जो प्लान है ना, जो गवर्नमेंट का डाइवेस्टमेंट कर रहे हैं, डिस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो एल का IPO लेकर आएंगे। बट प्रेजेंटली क्या है, प्रेजेंट 100% गवर्नमेंट की ही एंटिटी है ये, और मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। और क्या है कि इंडिया का जो इंश्योरेंस बिजनेस है उसमें सबसे बड़ा शेयर एल का ही है, और जो गवर्नमेंट की है ना। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट, मतलब स्टॉक मार्केट में भी सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, इनकी मतलब नेटवर्थ बहुत ज़्यादा है, 31 लाख करोड़ ऐसे कुछ थी शायद, 18-19 में ऐसे कुछ, मतलब एल बहुत बड़ी मतलब कंपनी है, गवर्नमेंट की है 100%। और एल एक्ट 1956 के अंदर आई थी, 1956 में ही है ये, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है, तो ये याद रख लेना है। आप सोचो कि हमें ये इतना छोटा सा मतलब डेटा या फैक्ट याद रखना पड़ेगा, तो क्योंकि अभी तो 3 साल पहले अभी क्वेश्चन आया था एक बार कि उसमें SBI का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, ऐसे 3-4 पॉइंट्स थे जिसमें हमें मैच करना था, है ना। तो मतलब पहले तो यूपीएससी शायद इतने फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछता था, बट रिसेंटली तो फैक्ट भी पूछ लेता है, मतलब डायरेक्ट एक वन वर्ड में नहीं पूछेगा, बट मैचिंग में पूछ लेगा कहीं, और कहीं कहीं छोटा सा ऐसे एडजस्ट करने के लिए कहीं भी पूछ लेगा, किसी स्टेटमेंट में सिंगल स्टेटमेंट में दे दिया जाए ऐसे, है ना। एक क्वेश्चन में 3-4 स्टेटमेंट होती है, तो किसी एक में दे दे, तो हमें मतलब या मैच मैट्रिक्स में पूछ ले कहीं, तो हमें थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ेगा, फैक्ट्स भी याद रखना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा ये न्यूज़ हो गई है। अगली हम रिपोर्ट्स, तो 3 रिपोर्ट्स हैं आज। रेड लिस्ट क्या है, रेड बुक क्या है, एंड रेड डेटा बुक। तो हम तीनों रिपोर्ट्स को देखते हैं। तो रेड लिस्ट जो होती है, हम बार बार बात करते हैं, जो ये पर्टिकुलर जो स्पीसीज है ये रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड हो गई है, वनलेबल हो गई है, ऐसे ना। तो रेड लिस्ट आती है IUCN के अंदर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो IUCN रिलीज करती है रेड लिस्ट को। एंड जो IAEA है ना, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, IAEA, ये रिलीज करते हैं रेड बुक, है ना। तो ये रेड बुक को रिलीज करते हैं IAEA। तो रेड डेटा बुक क्या है, ये BSI बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, BSI बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये रेड डेटा बुक रिलीज करते हैं। तो याद रखना है, थोड़ा डिफरेंस भी याद रख लेना है कि रेड लिस्ट तो IUCN की है, रेड बुक है IAEA, है ना, जो एनर्जी एजेंसी है ना। एंड BSI जो है अपना वो रेड डेटा बुक रिलीज करता है। और 3 ही रिपोर्ट्स थी, एंड थैंक यू सो मच।